दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूतिया डाक बंगले की एक प्रेत की रहस्यमय कहानी। किसी समय पश्चिम अफ्रीका का नाइजीरिया अंग्रेज़ों का उपनिवेश हुआ करता था। अब हालांकि वह आज़ादी लेकिन उस समय वह अंग्रेज़ों के पूर्ण नियंत्रण में था। यद्यपि आज भी वह स्थायी रूप से बसे हुए गोरे अंग्रेज ही प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है। वो साल था 1930 का, जब अंग्रेज़ सरकार ने फ्रैंक हीव्स नामक अंग्रेज अफसर को वहाँ का कमिश्नर बना दिया। वह फ्रैंक का जिस प्रकार का प्रेत लीला का दर्शन हुए वो किसी के लिए भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। फ्रैंक ने अपने साथ घटित होने वाली भूतिया घटना को प्रकाशित भी करवाया। उसके ये संस्करण आपको स्वयं उसके द्वारा लिखित पुस्तक जूजू एंड जस्टिस इन नाइजीरिया में या फिर गिल्पिस इनटू इन्फिनिटी एज सीन बाय फ्रैंक हाइव्स में पढ़ने को मिल जाएंगे। यह दोनों पुस्तकें इंटरनेट पर उपलब्ध है। हुआ यूँ कि फ्रैंक वहाँ किसी सरकारी काम से इसु इग्नू नामक स्थान पर गया। वहाँ एक पुराना टूटा फूटा सा डाक बंगला था। उसे वहाँ एक रात रुकना था। सो उसने इसे डाक बंगले में रुकने का निर्णय लिया। नाइजीरिया के उस क्षेत्र में और उनके आसपास इसु ओरगू कबीले के आदिवासी रहते थे। वे उस डाक बंगले के प्रेतग्रस्त होने के बारे में अच्छे से जानते थे। जब उन्हें पता चला कि नया आया अंग्रेज अफसर आज की रात उसी डाक बंगले में रुकने वाला है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की उसे समझाने की यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं होगा। जान का खतरा हो सकता है, भयंकर शैतानी आत्मा का निवास है यहाँ, वगैरह वगैरह। जवाब में फ्रैंक केवल हंसा। उसे आदिवासियों का भोलापन अच्छा लगा, क्योंकि उन आदिवासियों ने उसे अपने यहाँ कबीले में रुकने का निमंत्रण दिया था। अपने आप को रोकने की तमाम कोशिश के बावजूद उसके समझाने पर फ्रैंक हंसता ही रहा। अंत में फ्रैंक ने उनसे कहा कि तुम्हारे गंदे घरों की अपेक्षा मैं तुम्हारे उस भूत के साथ खुले डाक बंगले में रहना पसंद करूंगा। इतना कर फ्रैंक वहाँ से कुर्सी से उठ गया। उन आदिवासियों ने उस खंडर रूपी डाक बंगले की सफाई कर दी, खाने पीने के सारे इंतजाम जुटा दिए, लेकिन फ्रैंक के साथ वह रात को रुकने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत उसने अकेले ही वहाँ रात गुजारने का निर्णय लिया। थका होने की वजह से फ्रैंक तुरंत ही सो गया। आधी रात को वो गहरी नींद में सोया। फिर उसके बाद रात में किसी के समय उसकी मच्छरदानी किसी ने खींचकर फेंक दी। फ्रैंक हड़बड़ाकर उठ बैठा। इधर उधर देखने पर कोई नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत तेज दुर्गंध वहाँ फैल रही थी। फ्रैंक बिस्तर से उठा, लेकिन उसे बदबू का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक से वह दुर्गंध इतनी तेज हुई कि वहाँ रुकना बर्दाश्त के बाहर हो गया। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और बंगले की खिड़कियों के शीशे खड़कने लगे, मानो कोई उन्हें खड़खड़ा रहा हो। फ्रैंक ने लिखा कि उसके सामने किसी उसकी चाय की कप प्लेट किसी से पलटकर टेबल से ज़मीन पर गिर गए। उसे भारी शरीर वाले किसी व्यक्ति के चलने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, मानो कोई भीमकाय आकृति का प्राणी इधर उधर टहल रहा हो। फ्रैंक ने तकिए के नीचे रखे रिवॉल्वर को उठाया, गोलियां भरी और बाहर बरामदे की ओर सतर्क कदमों से बढ़ा। उधर बरामदे के एकमात्र खंभे पर टंगी पुराने लेप की मध्यम रोशनी ऊपर खुले आसमान से आते चंद्रमा के प्रकाश से प्रतिस्पर्धा कर रही थी कि कौन ज़्यादा चमक बिखेर रहा है। उसी प्रकाश में फ्रैंक विल्स ने अपने से कोई 100 गज की दूरी पर एक भीमकाय मानव आकृति को धीमे धीमे चहलकदमी करते देखा। उसके हाथ और पैर लंबे थे, लेकिन चेहरा घुटा हुआ और कंधे से मिला हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गर्दन ही हो। फ्रैंक अभी भी यही समझ पा रहा था कि वो क्या चीज़ थी। उसके पैरों के ज़मीन पर पड़ने से अच्छी खासी चमक पैदा हो रही थी, जो फ्रैंक को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर तक स्तब्ध खड़े रहने के बाद फ्रैंक ने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसका उस आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बदहवासी में अफसर ने उस पर गोलियां दाग दी। गोलियों का असर ये हुआ कि वो डरावनी आकृति फ्रैंक के करीब आने लगी। थोड़ा और करीब आने पर फ्रैंक उसे देख सकता था। बैठी हुई नाक, बड़े बड़े नथुने, खुले हुए मोटे होठ, गंजा सिर, स्थिर पुतलियाँ, गड्ढों में धसे हुए झुर्रियों वाले गाल एक बड़े ही भयानक चेहरे का निर्माण कर रहे थे। वह आकृति करीब 8 फुट की रही होगी। थोड़ा और करीब आकर वह आकृति रुक गई। अब उसके बीच केवल 5 फीट की दूरी रह गई थी। उसके मुंह से एक हल्की सी गुर्राहट जैसी आवाज़ निकल रही थी।
जो शायद उसके सांस लेने की आवाज़ थी। अंग्रेज अफसर के पैरों पर मानो बोझ पड़ गया हो। वह एकदम मूर्तिवत सुन्न होकर खड़ा था और यह भी नहीं सोच पा रहा था कि वह कौन है और क्या कर रहा है। गला पूरी तरह सूख जाने पर भी उसे ऑटो पर जीप फेरने का भान नहीं रहा। अचानक वह आकृति थोड़ा पीछे हटी और ठीक पीछे गड़े पड़े हुए 17 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़ने लगी। आकृति के थोड़ा पीछे हटते ही अफसर को होश आया। होश संभालते ही उसने उस डरावनी आकृति पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए, लेकिन सारी गोलियां आर पार निकल गई। कुछ ही सेकंड के बाद वह आकृति भी खंभे पर चढ़े हुए गायब हो गई। डरा हुआ फ्रैंक बेतहाशा बाहर की तरफ भागा, लेकिन बंगले से बाहर कुछ ही दूरी पर एक चीख के साथ गिरकर बेहोश हो गया। उधर उन आदिवासियों को इस बात का अंदाजा था कि आज की रात अंग्रेज अफसर पर भारी बीतने वाली थी, इसलिए कुछ साहसी नौजवानों की एक टीम डाक बंगले के बाहर खड़ी जाग रही थी। अफसर की चीख सुनते ही वो सक्रिय हो गए, उधर उसकी तरफ दौड़े जिधर आवाज़ आती। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद वे उस अंग्रेज अफसर को अपने कबीले में लेकर आए। फ्रैंक अभी भी बेहोश था। तकरीबन 6 से 7 दिन के उजाले में जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास आदिवासियों को पाया। 24 घंटे में ही फ्रैंक सामान्य हो चुका था। अगले दिन उसने कबीले के कुछ पुराने बुजुर्गों के साथ उसकी टूटी फूटी भाषा में बात की। उसने उस डाक बंगले के इतिहास के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जहां आज ये डाक बंगला खड़ा है वह पहले एक टीला हुआ करता था। उसी टीले पर उस ओरगो के देवता जूजू की पूजा होती थी और वही जानवर मनुष्यों की बलि दी जाती थी। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने उस स्थान की अनगढ़ मूर्तियों को उठवाकर एक ओर फेंकवा दिया और वह होने वाली नर बलि बंद करा दी और उस टीले को समतल करवाकर डाक बंगला बनवा दिया। इस पर उन आदिवासी कबीलों का पुरोहित बहुत नाराज हुआ और अंग्रेजों के चले जाने पर पूरे कबीले वालों को इकट्ठा करके बोला कि इस डाक बंगले को जला दो, फिर से वहाँ देवता की पूजा शुरू कर दो। लेकिन अंग्रेजों के भय से भयभीत कबीले वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। अपनी पूरी कोशिश करने पर भी वो कामयाब न होने पर निराश व हताश उस पुजारी ने उस डाक बंगले की तरफ उंगली दिखाकर उन कबीले वालों से कहा कि आज तुम लोग भय से मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन एक दिन यह डाक बंगला जलेगा और इसको जलाकर राख करने वाला और कोई अंग्रेज ही होगा। यह कहकर वह पुरोहित क्रोध से उन्मुक्त हुआ, पागलों की तरह बड़बड़ाता हुआ मंत्र पढ़ता हुआ उस डाक बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और अंत में एक रस्सी से उसी बरामदे में स्थित एक लैंप लगे हुए खंभे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आदिवासी कबीले के उन बुजुर्ग ने फ्रैंक को बताया कि तभी से उस पुरोहित का प्रेत डाक बंगले के भीतर रहता है और कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। उसमें से एक बुजुर्ग ने फ्रैंक को बताया, इससे पहले भी एक अंग्रेज अफसर आया था और जीत करके रात उस डाक बंगले में रुका भी, लेकिन उसे भी प्रेत ने रात भर रुकने नहीं दिया। उसने भी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फ्रैंक के उत्सुकता से पूछने जाने पर उसने थोड़ा विस्तार से बताया। वहाँ ठहरने वाले अफसर आधी रात के बाद एक विचित्र प्रकार की भीषण दुर्गंध वहाँ के प्रत्येक कमरे में निकलती हुई महसूस करते हैं और इस भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में जहाँ रात को लोग पसीने से तरबतर बहते हुए बंगले में रात को कम कमाने वाली ठंड पड़ती है। बाहर हवा बिल्कुल भी बंद क्यों ना हो, लेकिन बंगले के अंदर आंधी तूफान भी उठते रहते हैं जिसकी आवाज़ें कभी कभी हम बाहर तक सुनते हैं। अंग्रेज अफसर फ्रैंक विल्स ने सारी बातों को जानकारी पूरी विस्तार से प्राप्त की और जब उसे उस भूतिया डाक बंगले के प्रेतग्रस्त होने का पूरा विश्वास हो गया तो भविष्य में किसी और अफसर पर कोई संकट न आए, इसलिए उसने अपने सामने उस भूतिया डाक बंगले में आग लगवा दी। उन सबके सामने वह डाक बंगला जलकर राख हो गया। धुएं के गुबार में उठ रहे लम्हों की शांति थी, एक मुक्ति की शांति।